हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 35 से लेकर 53A के महत्वपूर्ण सेक्शनों के बीच तक, मतलब 35 से लेकर 53A तक। लेकिन इसमें कुछ जो सेक्शन बीच में हैं छोटे मोटे उनको छोड़ देंगे, वो आपको वैसे ही पढ़ लेना है। महत्वपूर्ण सेक्शनों पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। 35 कहती क्या है? निर्वाचन का सिद्धांत। ये क्या है भाई? चूँकि ये सिद्धांत ऐसा है कि आजकल तो ऐसा होता है नहीं, तो समझ में नहीं आता कि क्या कहना चाहता है ये। उदाहरण के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं और समझाएंगे। ए बी की ज़मीन सी को देता है। भाई ए बी की ज़मीन सी को दे रहा है। अब बी की ज़मीन तुम सी को क्यों दे रहे हो यार? तो ऐसे थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन चूँकि अपनापन होगा, कुछ खास लोग होंगे, आदमी देना चाहता होगा, दे रहा होगा। ए ने कहा जो बी की ज़मीन 80,000 की है वो मैं सी को देता हूँ, और उसके बदले में बी को 1,00,000 रुपए दिए जाते हैं। मतलब ए ने बी की ज़मीन जो 80,000 की थी उसको 1,00,000 रुपए दिया और उसकी ज़मीन सी को दे दी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर निर्वाचन के सिद्धांत में निर्वाचन किसको करना है? बी को। वो 1,00,000 रुपए लेके चाहे तो ज़मीन सी को दे दे, या फिर वो कह दे हमको 1,00,000 रुपए नहीं लेना है, ज़मीन अपने पास बनाए रख सकता है। लेकिन जो ये संव्यवहार है वो एक ही माध्यम से आना चाहिए। यदि अलग अलग माध्यम से कोई पैसा किसी ने दे रखा, माने ए ने कुछ पैसा सी को ऐसे दे रखा है या बी को दे रखा है, तो इस वाले मामले में वो अदा पटा वाला मामला नहीं आएगा। इसको भी जरा एक उदाहरण से समझ लीजिए, क्योंकि खास बात है कि पैसा एक ही संव्यवहार में, मतलब जो निर्वाचन के लिए जगह दी गई है वो एक ही संव्यवहार में दी गई है, अलग अलग से नहीं। एक टोंक राज की कहानी है। टोंक के राजा मरे, उनके 2 लड़के थे। एक लड़के को रियासत दी गई और दूसरे लड़के को कुछ भत्ते बांधे गए। लेकिन जो दूसरे लड़के को भत्ते बांधे गए, जब उसके पिताजी मरे थे उससे पहले उसको 2 गांव दे गए थे। 2 गांव का भाई 2 गांव का खान पान छोटा बेटा देखेगा। जब वो मरा तो अंग्रेजों ने समझौता बड़े बेटे के साथ किया। देखो, लेकिन जब समझौता किया तो उसको रियासत दी और कुछ कंपनसेशन बंधा, तो दोनों बच्चों को बंधा, इनको भी और उसका कुछ हिस्सा छोटे वाले बेटे को बंधा। तो जो बड़ा वाला बेटा था वो कहता था कि पिताजी ने इनको खाना खर्चे के लिए हिसाब किताब के 2 गांव पहले दे रखे हैं, अब वो छोटा वाला भाई निर्वाचन करे ये कि गांव लेने हैं कि भत्ता लेना है। मुकदमा चला तो न्यायालय ने क्या कहा? नहीं, वो तो उसको पिताजी पहले दे गए थे, उससे क्या लेना देना। वो 2 गांव अलग रहेंगे, ये भत्ता अलग रहेगा, वो ले सकता है। यहाँ पर निर्वाचन करना होता है। अब निर्वाचन जरा ध्यान रखिएगा। अब हमने तो बोल दिया, लेकिन ए ने बी की ज़मीन सी को दी। बी निर्वाचन ही नहीं कर रहा है। यदि बी ने 1 साल तक निर्वाचन नहीं किया तो मान लिया जाएगा कि तुमने पैसा लेना कबूल कर लिया है और ज़मीन देना मान लिया है 1 साल तक। या फिर ए ने क्या कहा था? बी को हम बी की ज़मीन सी को देते हैं और बी को क्या करते हैं? 1,00,000 रुपए देते हैं। और पता लगा बी क्या कर रहे हैं, जो संपत्ति उनको देनी थी उसका तो हिसाब किताब उन्होंने, कोयला की खान थी उसको खाली कर दिया और कहा कि ले, हाँ ठीक, पैसा हम ले ले रहे हैं। बी ने कहा और कोयला खान इनको दे रहे हैं। ये नहीं होगा। जब तुमको पूरा तुमने यूज़ कर लिया तो माना जाएगा कि अंतरण स्वीकार, मतलब पैसा आपने स्वीकार कर लिया है, और या पैसा स्वीकार कर लिया है और आपको ज़मीन देनी है, या फिर नहीं देनी है और पैसा दूसरे को देना है। जैसी भी स्थितियाँ हों ये माना जाएगा। और क्या है इसमें विशेष बात? और विशेष बात ये है इसमें कि जब निर्वाचन करना है, अब ये भारतीय विधि में है, लेकिन अंग्रेजी विधि में क्या है? ए ने क्या कहा था हमने? ए ने बी की ज़मीन सी को दी, 80,000 की ज़मीन थी, और बी को 1,00,000 रुपए दिया और सी को ज़मीन दी। इंग्लिश विधि में बी क्या कर सकता है? ज़मीन भी रखे रहेगा और 80,000 रुपये 20,000 रुपये ले लेगा, 80,000 सी को दे देगा। भाई निर्वाचन बी को करना था, बी ने कहा हमको 1,00,000 रुपये दो। 1,00,000 में क्या किया? 20,000 फायदे वाला था, 20,000 रुपये बी ने अपने पास रखा और 80,000 सी को दे दिया। ये कर सकता है। जबकि भारतीय विधि में क्या है? यदि बी ने निर्वाचन नहीं किया, कि भाई बी ने निर्वाचन ये किया, भाई हमारी 80,000 की ज़मीन है और हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, तो ए के उत्तराधिकारी
सी को 1 लाख रुपए देंगे नहीं, 80,000 रुपये ही देंगे। ये निर्वाचन का सिद्धांत है। निर्वाचन के सिद्धांत 35 में वर्णित है। इन्हीं चीज़ों के बारे में आता है। फिर महत्वपूर्ण सेक्शन है 41। 41 क्या कहता है? 41 ये कहता है दृश्यमान स्वामी, मतलब 4 पॉइंट इसमें समझ लीजिए। दृश्यमान स्वामी मतलब जो दिखता है नहीं लेकिन दिखाई देता है कि वो स्वामी है। उदाहरण के तौर पे जो स्वामी है, अंतरित स्वामी है, अंतरित संपत्ति का दृश्यमान स्वामी है। उदाहरण के रूप में जमीन मान लीजिए बाबा की थी, बाबा क्या किसी रिलेटिव की थी दूर के, और घर में, और पूरे घर में और ज़मीन पे कब्जा हमारा था। ज़मीन किसकी थी? किसी दूर के रिश्तेदार की थी या मित्र की थी मान लीजिए, कब्जा हमारे पास था। तो लोगों की नज़रों में मालिक कौन थे? हम थे। और जबकि मालिक वास्तव में कौन थे? दूर के मित्र थे हमारे। हमने ज़मीन बेच दी, जिसको बेची उससे पैसा ले लिया, और जिसको बेची थी उसको ये पता नहीं था कि ज़मीन हमारी नहीं है, और सद्भावनापूर्वक उसने हमसे खरीदी, हमने पैसा ले लिया। तब अब क्या होगा? जिसने हमसे खरीदी है उसको अच्छा हक मिल जाएगा, मूल स्वामी के विकल्प पर शून्यकरणी नहीं होगी। तो 4 पॉइंट आते हैं। हमारे पास कब्जे में थी, अंतरित स्वामी का, अंतरित संपत्ति का दृश्यमान स्वामी था। जो ट्रांसफर कर रहा है अंतरित संपत्ति का दृश्यमान स्वामी था, और दृश्यमान स्वामी मूल स्वामी की अव्यक्त या विवक्षित सम्मति से था। दृश्यमान स्वामी किसकी सहमति से थे? जो मूल स्वामी संपत्ति का उसकी अव्यक्त या विवक्षित सहमति से थे। और अंतरित दृश्यमान स्वामी ने कैसे की? प्रतिफलार्थ मतलब पैसा दे के लिया, और जिसने लिया सद्भावना पूर्वक चेक कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसने लगता सही है तब खरीदी। तो जिसने जमीन हमसे खरीदी थी अर्थात दृश्यमान स्वामी से खरीदी थी उसको अच्छा हक मिल जाएगा। ये दृश्यमान, इसमें कुछ केसला वगैरह हैं, 1-2 राजू बना उसको देख के बता देंगे यहाँ के बारे में कैसे क्या है। वो मेरे पीछे रखी हुई है, ऐसा नहीं है कि भूल भी सकता हूँ कोई चीज़। तो दृश्यमान स्वामी है मतलब 41 और 43, मतलब कोई व्यक्ति ये बताता है कोई व्यक्ति अपने से अच्छा हक ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति अपने से अच्छा हक, तुम्हारे हक अच्छा नहीं था तो ट्रांसफ़र कैसे करोगे? यही चीज़ 43 में है। 43 में क्या है? बेटे ने ए पिता बी पुत्र को कहा कि तुम अलग हो जाओ, बंटवारा हो गया। बेटे अलग हुआ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 बीघे जमीन थी। 3 बीघे मान लेते हैं कैसी? काखा गा। काखा जमीन बेटे के पास दे दी उसने, पिता ने, और गा जमीन पिता ने अपने पास रख ली। यहाँ तक कोई चीज़? काखा गा 3 जमीनों में से पिता ने मान लीजिए गा जमीन अपने पास रख ली, काखा बेटे को दे दी। अब बेटे ने क्या किया? दूसरे का खा गा तीनों जमीन मेरी है, तीनों बेच दी। कि वास्तव में क्या था? गा जमीन तो उसकी थी नहीं, पिता की थी। दो तो ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन गा जमीन कैसे कर सकता है? पिताजी जिंदा है। लेकिन इसी बीच उसके पिताजी नहीं रहे और गा जमीन भी बेटे के नाम आ गई। तो जिसने खरीदी थी गा जमीन, अब वो क्या करेगा? जिसके पास संपत्ति अब आई है उससे क्या ले लेगा? ट्रांसफर करवा लेगा, जैसे विबंध में होता है, ट्रांसफर करा लेगा। 115 जैसे विबंध में है। यदि आप एसआरए में आएंगे तो कह सकते हैं धारा 13 में अपूर्ण हक की बात कही गई है। जब उसका हक आ जाए तो आदमी क्या कर सकता है? उसे ट्रांसफर करा सकता है। ये बात बताई गई है 43 में। अब जरा 41 का कोई केस देख लें, शायद कोई केस अच्छा हो। तो एक आधा केस है दृश्यमान स्वामी का। राम कुमार कुंदू बनाम मैक्सिन वाद है, दृश्यमान स्वामी से है। राम कुमार कुंदू बनाम मैक्सिन वाद है। कुंदू वर्सेस मैक्सिन करके याद कर लीजिएगा। अब 43 के बाद सह स्वामी अमी 24 में है, लेकिन 51 में आ जाते हैं। त्रुटिपूर्ण हक के आधारों पर अंतरण और उसने कर दी है जो अवृत्तियाँ। तो क्या होगा जरा समझ लीजिए। मान लीजिए ए बी का मुकदमा चला, ए और बी का आपस में मुकदमा चला, ठीक। ए जीत गया और बी हार गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बी अपील में चला गया, ए ने जमीन सी को बेच दी, सी को बेच दी। और सी को क्या लगा? अब ये जमीन हमारी है ना, कोई दिक्कत नहीं। छोटा सा घर था, उसने दीवारें बनवा ली और बनवा लिया, बड़ा बड़ा कर लिया, अपना खूब बड़ा क्षेत्र कर लिया। उधर
बी अपील में जो गया था वो निर्णय बी के पक्ष में आ गया। अब सी को क्या करना पड़ेगा? वापस दो, वापस तो देना पड़ेगा। लेकिन सी कहेगा क्या? साहब हमने जो अलग से कुछ इसमें पैसा लगा दिया है वो दिलवा दो। या तो सी अपना सामान निकाल ले जाए या पैसा मांग ले, विक्रय कर दे बी को, ये तुम ही खरीद लो, पैसा हमको दे दो। या फिर प्रतिकर के लिए कोर्ट में दावा करे कि साहब जो हो जितना पैसा बढ़ा है वो हमें दिलवा दो। मतलब ये क्या है कि दूसरे की कीमत पर धनवान नहीं होने दिया जाएगा। 51, दूसरे की कीमत पर धनवान नहीं होने दिया जाएगा। भाई जो पैसा उसने एक्स्ट्रा लगाया था वो उसे मिलना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। ये था 51। 52 क्या है? 52 लेस पेंडेंसी क्या कहती है? जब क्या हो, वाद चल रहा हो तो कोई नया काम नहीं करना चाहिए। यदि कोई नया काम करता है तो किसके अधीन होगा? निर्णय के, जजमेंट के अधीन होगा। इसमें 6 पॉइंट हैं, जरा समझिए। नंबर 1, वाद लंबित हो। 52 क्या कहती है? नंबर 1, वाद लंबित हो। और वाद कहाँ लंबित हो? सक्षम न्यायालय में लंबित हो। तीसरा, वादी और प्रतिवादी के बीच दुसंधि ना हो। ठीक। चौथा, वाद में या कार्यवाही में स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद अव्यक्त या विवक्षित रूप से प्रश्नगत हो। 4 हो गए। और ऐसी संपत्ति जो प्रश्नगत थी वाद के किसी एक पक्षकार ने बेच दी। जब एक पक्षकार ने बेच दी तो दूसरे पक्षकार को क्या हुआ? नुकसान हो रहा है। ये क्या है? लेस पेंडेंसी। ध्यान कर लीजिए कि यदि मुकदमा चल रहा है और मुकदमे चलते रहने के दौरान यदि किसी ने ज़मीन खरीद ली है, खरीद लो आप, लेकिन आपका हक न्यायालय के निर्णय के अधीन होगा। मतलब न्यायालय सूचना है, तुम्हें बताइए, मत बताना कि हमको सूचना नहीं थी, मुकदमा चल रहा है, ये कुछ चलेगा नहीं। इसमें 3-4 बड़े अच्छे पॉइंट है, वो देख के मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे क्या है, केस है फयाज हुसैन बनाम प्राग नारायण। वाद में न्यायालय ने निर्धारित किया कि लंबित वाद का सिद्धांत सूचना पर आधारित नहीं है, मतलब सूचना पर आधारित नहीं है। सेवाइन वाला एक बात है, एक बड़ा अच्छा है, बेलामी बनाम सेवाइन। ये किससे संबंधित है? बेलामी बनाम सेवाइन बहुत आया है, ये लोकहित से संबंधित है और ये लोकनीति के आधार पर है, जनमत के आधार पर होता है और आवश्यकता के आधार पर होता है, ना कि सूचना के आधार पे। मतलब बेलामी बनाम सेवाइन और प्राग नारायण बड़ा वाद, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक राजेंद्र प्रसाद भी करके वाद आता है। मतलब 52 क्या कहती है? जब वाद लंबित हो तब नया काम नहीं करना चाहिए। 53 कहती क्या है? कपट पुनर्मंत्रण। 53 कहाँ कहाँ वर्णित है तो आपको पता चल गया। 53 में टीपीए में है, 25 में आईपीसी में है और 17 में कॉन्ट्रैक्ट में। अब कपट पुनर्मंत्रण क्या है? क्या करना चाहता है आदमी? जो लेनदार है, लेनदारों को कपट से वंचित करने के लिए आदमी संपत्ति क्या कर रहा है? इधर उधर कर रहा है, जिससे पैसा देना ना पड़े हमें। एक आदमी ले रखा है कर्ज, उसका ज़मीन है, जानता है यार इनका हमको पैसा चुकाना है, नाती के नाम, इसके नाम सब ट्रांसफ़र कर दी। कहा फिर क्या कहा? हमारे पास कुछ है ही नहीं। कपटपूर्ण अंतरण। यदि कपटपूर्ण कोई अंतरण किया गया है तो लेनदार के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा। उदाहरण कर लीजिए, यदि कोई आदमी दिवाला हो जाता है और उसने बिना प्रतिफल के, यदि कोई आदमी दिवालिया हो गया बिना प्रतिफल के 2 साल के अंदर यदि कोई प्रॉपर्टी बेची है, बिना प्रतिफल के कोई 2 साल पहले कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है, नियम के अनुसार वो वापस ले ली जाएगी। और दिवालिया होने के 3 महीने पहले पैसा लेके कोई प्रॉपर्टी बेची है तो वो संपत्ति शून्यकरणीय होकर वापस आ जाएगी। मतलब क्या है, याद क्या रखना है? यदि वह क्या हो चुका है, दिवालिया हो चुका है और दिवालिया होने से 2 साल पहले उसने क्या कर रखे हैं, संपत्ति बिना प्रतिफल के गिफ्ट कर दी है, ऐसे ऐसे कर दी है, तो वापस हो जाएगी। और 3 महीने पहले, जिस दिन दिवालिया घोषित हुआ उससे 3 महीने पहले पैसा लेके कोई संपत्ति ट्रांसफ़र की है, वो संपत्ति वापस आ जाएगी। ये कपटपूर्ण अंतरण है।
अब है भागिक पालन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भागिक पालन में 6 बिंदु हैं, उस पर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। नंबर 1, पहला बिंदु क्या कहता है कि भाई दो पक्षकारों के बीच स्थावर संपत्ति के अंतरण की संविदा हुई हो कि भाई हम प्रतिफल सहित हम क्या करेंगे, आपको संपत्ति भेजेंगे, स्थावर संपत्ति। दूसरा, जो संपत्ति लेने देने का मामला हुआ है लिखित और रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए, लिखित और रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। तो हो गया। तीसरा, ऐसे संविदा के निबंधन युक्त निश्चितता के साथ अभिनिश्चित किए जाने चाहिए, पहले से सब कुछ तय हो गया। चौथा, भागिक पालन में अंतर्ती संपत्ति पर कब्जा कर लेता है, यदि पहले से उसके पास है तो बना रहता है। 4, अंतर्ती संविदा को अग्रसर करने के लिए कुछ कर चुका है, ये 5वां था। और छठा, अंतर्ती अपने भाग के पालन करने के लिए रजामंद है। 6 पॉइंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। स्थावर संपत्ति का अंतरण होना चाहिए, सप्रतिफल 1। दूसरा, लिखित और रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए, तो हो गया। तीसरा, ऐसे संविदा के निबंधन युक्त निश्चितता के साथ अभिनिश्चित किए जाने चाहिए। चौथा, भागिक पालन में संपत्ति पर स्थावर संपत्ति पर कब्जा दे दिया गया है, पहले से उसका काबिज है तो बने रहने दिया गया है। 4 हो गए। 5वां, अंतर्ती संविदा के पालन करने के लिए कुछ कार्य कर चुका है और बाकी संविदा को पालन करने के लिए अग्रसर है, ये है। तो इस ऐसी स्थिति में जो भागिक पालन इसने किया है वो संपत्ति का मालिक हो जाएगा। एक दंतमारा ट्योरा टी कंपनी वाला मामला था, उदाहरण के तौर पे हल्के से बता देते हैं आपको। यो हार गया था बाद में क्योंकि लिखित नहीं था। आज की तारीख में लिखित और रजिस्ट्रीकृत ही मान्य हो गई। आपको पता ही कि 100 रुपये से ऊपर संपत्ति स्थावर है तो लिखित और रजिस्ट्रीकृत ही होनी चाहिए। एक आदमी ने कहा कि यार संपत्ति बिक रही है, ले लो। उनका ठीक है, ले लिया। हमने एक आदमी ने 1 लाख रुपए दिया, कब्जा ले लिया, बाकी 50 लाख या 20 लाख बाद में दे देंगे। चाय का बागान था, एक चाय का बागान कब्जे में ले लिया और 1 लाख रुपए दे दे, बाद में लिखवा लेंगे। लेकिन वो आदमी निकला बड़ा वाला जिसने 1 लाख रुपए लिखा था, उसने दूसरे को बेच दिया, दूसरे ने खरीद लिया। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। एक कंपनी आई विदेश से, उसने कहा चाय खरीदनी थी और देखा कब्जे में हम है, हमसे उसने समझौता कर लिया। जब हमसे समझौता हो गया, जो मालिक था उसने केस कर दिया। ओरिजिनल मालिक तो था लेकिन उसके पास कब्जा नहीं था, और इसके पास क्या है, कब्जा था लेकिन मालिक नहीं था। तो संपत्ति किसके हक में जाएगी? जो ओरिजिनल मालिक था उसके पास चले जाएगा। क्यों? क्योंकि संविदा लिखित और रजिस्ट्रीकृत नहीं थी। दंतमारा है, जवाहिर वाले केस हैं, 2-3 केस लाए हैं। मतलब कहने का, यदि आप 35, 41, 43, 51, 52, 53, 52 में और 53A में तो मुख्य परीक्षा में खूब क्वेश्चन आए हैं। 41 में भी खूब आया हुआ है और 35 में भी आया है। इन क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है। चूँकि यही चीज़ जब क्लास में पढ़ाते हैं तो 2 घंटे लग जाएं, लेकिन चूँकि समेटना होता है तो बहुत सारी चीज़ डिस्कस नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना डिस्कस हमने कर दिया है कि आपका एक बेस हो जाएगा। अब आप जब बुक पढ़ेंगे सुनने के बाद तो बुक आपको सरल लगेगी और आपको लगेगा कि हाँ, काफ़ी चीज़ें हमें पकड़ में आ रही हैं। 2-3 बार इस लेक्चर को सुन लेंगे तो मेरे ख्याल से जितनी बार लेक्चर सुनेंगे उतनी बार अपने आप को आप मजबूत महसूस करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।